मैंने आज तक आप लोगों को बहुत सी कहानियां सुनाया हूं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश मेरठ से आ रही है, जहां पे एक पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर अपने पति का खून करती है और उसके बाद उसके लाश को छुपाने के लिए उसकी लाश के 3 टुकड़े कर देती है और 14 दिन तक अपने आशिक के साथ में शिमला मनाली घूमती है। उसके बाद जब वो घर आती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पुलिस गिरफ्तार जब करती है तो जब उसके बाद जब उसकी पत्नी और उसका आशिक जो बयान देते हैं वो आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है, बस अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपना प्यार परवान चढ़ाने के लिए एक निर्दोष आदमी का हत्या कर देते हैं और उसके बाद साजिश ऐसे रचते हैं, शायद कभी किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस कहानी के बारे में, इस मर्डर के बारे में मैं कुछ खुलासे करने जा रहा हूं। जो जानकारी मिली है, जो कहानी सुनने में आ रहा है, तो इसको कहानी को अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और ये खबर भी मेरठ से ही आ रही है। होता यह है कि यहाँ पे बात 2016 से शुरू होती है। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम सौरभ रहता है। सौरभ एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम मुस्कान होता है। सौरभ अपने घर पे बोलता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सौरभ के घर वाले नहीं मानते हैं। लेकिन सौरभ अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान नाम की लड़की से शादी करता है 2016 में। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है लंदन, जो काम करता था। पहले तो बताया रहता है उस लड़की से कि मैं मर्चेंट नेवी में रहता हूँ, लेकिन वो लंदन कोई और काम में चला जाता है। अब लड़की वहाँ पे अकेले मेरठ में रहती है किराए के रूम लेकर। फिर उसके बाद वो 2 साल में, 1 साल में इंडिया वापस आया करता था और आके 1 या 2 महीने रहा करता था। फिर उसके बाद 2019 में जब सौरभ घर आता है और कुछ महीने रुकता है, उसके बाद उसकी एक बेटी होती है, यानी मुस्कान और सौरभ की। उसके बाद इधर कोरोना आ जाता है। अब कोरोना आने के बाद 2021 में फिर सोचता है कि सौरभ, मैं फिर से कुछ कमाने के लिए बाहर चला जाऊं। फिर से वो 2021 में यहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाने के बाद इधर जो मुस्कान रहती है, उसकी पत्नी रहती है, वो अक्सर अपने घर से अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़ने जाया करती थी, जो छोटी सी बच्ची रहती है। अब अक्सर वो अकेले घर में रहा करती थी, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। साहिल शुक्ला एक अंधविश्वासी आदमी रहता है, एक लड़का रहता है जो अंधविश्वास चीज़ों पे विश्वास करता था। जब उससे मुलाकात होती है तो अक्सर मुस्कान उससे बातें करती थी और धीरे धीरे इन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि मुस्कान साहिल शुक्ला को अपने घर पे बुला लेती है और बुलाने के बाद वहीं पे वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जो मालिक रहता है वो मालिक देख लेता है और देखने के बाद वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब उसी टाइम 2021 में किसी कारणवश सौरभ लंदन से वापस इंडिया मेरठ आ जाता है, उत्तर प्रदेश, तो मकान मालिक जो रहता है वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी एक लड़के को बार बार अपने घर बुलाती है और उसके साथ में एक दिन मैं देखा कि ड्रिंक कर रही थी, मुझे शायद कुछ गलत लग रहा है। अब इतना बात सुनना होता है कि सौरभ गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी मुस्कान का मोबाइल ले लेता है और उसको चेक करने लगता है, मैसेजेस सारे। उसके बाद उन लोगों में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है। झगड़ा बढ़ने के बाद वो बोलता है कि मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगा और तुम मेरे से आज़ाद हो जाना। अब झगड़ा होने के बाद कुछ दिन तक ये लोग बात नहीं करते हैं। फिर गुस्से में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है, यानी कि 2023 में फिर से सौरभ छोड़कर यूपी चला जाता है। जब वो लड़की पैदा हो जाती है तो इसके घर वाले का जो गुस्सा रहता है वो कम हो जाता है। वो अक्सर सौरभ से बातें किया करते थे और इसके घर पे आया जाया नहीं करते थे। लेकिन जब 2023 में सौरभ फिर से विदेश चला जाता है तो अब इधर मुस्कान जो उससे झगड़ा की रहती है, अब इसको और आज़ादी मिल जाती है। सौरभ ये सोचता है कि शायद
ये उसको छोड़ देगी क्योंकि मैं झगड़ा किया हूँ और इसको छोड़ने के लिए बोला हूँ, या तुम उसको छोड़ दो, मैं तुमको रखने के लिए तैयार भी हूँ। जो सौरभ 29 साल का रहता है, बहुत मनाता है लेकिन मुस्कान नहीं मानती है। फिर जब उधर चला जाता है तो इसको और छूट मिल जाती है। अब इसके बाद ये उसके साथ में घूमने लगती है, उसके घर भी जाने लगती है, यानी कि साहिल शुक्ला से ये हर दिन बात करती थी। उधर साहिल शुक्ला जो रहता है वो एक स्नैपचैट बनाया रहता है, स्नैपचैट पे एक आईडी बनाया रहता है और अक्सर वो स्नैपचैट पे अपनी माँ से बात किया करता था। अब आप लोग सोच सकते हैं, जो साहिल शुक्ला था उसकी माँ को गुजरे कई साल हो गए रहते हैं, लेकिन वो अंधविश्वासी आदमी था। स्नैपचैट पे एक आईडी बनाकर उस आईडी से अपनी माँ से बात करता था और खुद ही मैसेज करता था। जब ये बात मुस्कान को पता चली तो मुस्कान अपने भाई के नंबर से एक सिम निकालती है और एक स्नैपचैट आईडी बनाती है। अब उसकी माँ बनकर ये उससे बात करने लगती है और अपने ही बारे में साहिल शुक्ला से कहती है कि बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको छोड़ना नहीं, तुम उसको हमेशा ख्याल रखना। अब साहिल शुक्ला जो रहता है वो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता है, ऊपर से वो अंधविश्वासी था, अपनी माँ से बात करता था स्नैपचैट में। अब उसके बाद जब सामने से इसको ये मैसेज आने लगा तो सोचने लगा कि मैं भी मुस्कान को पसंद करता हूँ और मेरी माँ भी मुस्कान को पसंद करती है, तब क्यों नहीं मैं मुस्कान से ही शादी कर लूँगा और उसको अपनी पत्नी बना लूँगा और ज़िंदगी भर उसको अपने साथ रखूँगा। अब ये सब होते गया। अब बाद में एक दिन ऐसा आया जब साहिल शुक्ला बोला कि देखो, मैं तुमको हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में मैं रहना चाहता हूँ। तब मुस्कान भी बोली मैं भी तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए साहिल बोला कि तुमको कुछ करना होगा, मैं जो बोलूँगा। तब मुस्कान बोलती है कि क्या करना पड़ेगा बताओ। तब वो बताता है कि देखो, तुमको सौरभ का वध करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए मुस्कान तो सोच में पड़ जाती है कि ये तो मेरे पति का खून करने के लिए बोल रहा है, लेकिन बाद में वो मुस्कान मान जाती है और मानने के बाद अब साहिल शुक्ला और मुस्कान जो सौरभ की पत्नी होती है, ये आए दिन कुछ ना कुछ आइडिया निकाल रहे होते हैं, कैसे सौरभ शुक्ला को मारा जाए और उसके लाश को दफनाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चले। अब वो लोग गूगल सर्च करते हैं, अपने दोस्त से भी पूछते हैं। अब एक दिन ये लोग अपने दोस्त से ये पूछते हैं, बताओ किसी को अगर हम लोग किसी लाश को गाड़ना हो तो कैसे गाड़ेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो। उसके बाद ये लोग इस टॉपिक को बदल देते हैं कि उनको शायद शक हो जाएगा। उसके बाद एक दिन साहिल शुक्ला जो प्रेमिका रहती है मुस्कान, उससे बोलता है कि तुम जाओ और दो बड़े बड़े चाकू लेके आओ, अगर हम लोग कभी कुछ किए भी तो उसी चाकू से उसका कत्ल करेंगे। अब मुस्कान जो रहती है वो जाती है और 800 रुपए में दो बड़े बड़े चाकू लेके आती है। लेकिन जब दुकानदार पूछता है कि ये किस लिए लेके जा रही हो, तब वो मुस्कान बताती है भोलेपन में कि मैं मुर्गा काटने के लिए लेके जा रही हूँ। अब चाकू पहले से वो ला के रखी रहती हैं। फिर बाद में इन लोगों का एक ख्याल आता है कि इधर उधर कुछ करने से अच्छा है हम लोग एक ड्रम लेके आते हैं और जब तुम्हारा पति सौरभ आएगा तो उसका कत्ल करके इस ड्रम में डाल देंगे और ऊपर से कुछ सीमेंट की बोरियां पानी मिला देंगे, जिससे उसकी लाश उसी में जम जाएगी और कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब ये सब पहले से प्लानिंग करके ये लोग तय रखे रहते हैं। तभी एक दिन फोन आता है सौरभ को अपनी पत्नी को और सौरभ बताता है कि तुम्हारा जो बर्थडे है 25 फरवरी 2025 को है, मैं 24 फरवरी 2025 को घर पे आ रहा हूँ। अब इतना बात मुस्कान जो सुनती है वो खुशी के मारे झूम उठती है, लेकिन वो खुशी उसकी दिखावे की होती है। तो मुस्कान तो बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर से वो जो चाहती थी उसका काम पूरे होने वाला रहता है। अब वो तुरंत साहिल शुक्ला को फोन करती है और उसको बताती है कि मेरा पति सौरभ शुक्ला 24 तारीख को आ रहा है, अब बताओ आगे क्या करना है। तब जो साहिल शुक्ला होता है वो बताता है कि तुम उसके शराब में शराब तो जरूर पिएगा, तुम्हारे बर्थडे है तो तुम लोग बर्थडे मनाओगे तो उसमें तुम उसको नींद की गोलियां, नशे की गोलियां दे देना, वो खा के बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे। अब ये प्लानिंग सुनने के बाद मुस्कान भी एकदम सचेत हो जाती है और अपना प्लानिंग के अनुसार नशे का जो गोली होता है वो दारू में मिला के रखती है शराब में। लेकिन 25 फरवरी को जिस दिन उसका बर्थडे रहता है मुस्कान का,
उस दिन सौरभ जो रहता है वो शराब को हाथ ही नहीं लगाता, बोलता है कि मुझे नहीं पीना है। अब पहला जो ये लोग साजिश रचे होते हैं वो फेल हो जाता है। अब 25 से 26 तारीख आ जाता है। अब उसके बाद ये लोग करे तो क्या करे। फिर जो मुस्कान रहती है वो साहिल शुक्ला को बताती है कि ये तो हम लोग का प्लान फेल हो गया, अब क्या करें। फिर वो 3 तारीख का डेट चुनती है। 3 तारीख को उसकी बेटी जो रहती है उसका एक एग्जाम पेपर रहता है और वो लोग सोच के रखे रहते हैं जिस दिन उसका एग्जाम होगा 3 तारीख को लास्ट वाला पेपर, उसी दिन मुस्कान अपने माँ के पास उस लड़की को भेज देगी और उसके बाद 3 तारीख को इस कत्ल का अंजाम देगी। अब 3 तारीख जैसे आता अपने बेटी को अपने माँ के पास भेज देती है और 3 तारीख को मुस्कान बहुत चालाकी करती है। शराब में नशे की गोली नहीं मिलाती है। जो सौरभ रहता है उसको कोफ्ता बहुत पसंद रहता है। अब उस दिन मुस्कान कोफ्ता बनाती है और कोफ्ता में ही बेहोशी की दवा मिला देती है और सौरभ को खिला देती है। अब सौरभ खा लेता है। सौरभ खाने के बाद इधर बेहोश हो जाता है और रात को लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा होता है। तभी मुस्कान अपना मोबाइल निकालती है और साहिल शुक्ला को फोन करती है। अब साहिल शुक्ला को फोन करती है तो लगभग 12 बजे के करीब साहिल शुक्ला सौरभ के घर में दाखिल होता है और उसके बेड के पास खड़ा हो जाता है और एक चाकू वो लिया रहता है। फिर वो बोलता है मुस्कान से, ये तुम्हारा पति है, सबसे पहले तुम उसका वध करो। वो पहले तो डर जाती है, बोलती है कि मेरे से नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन कैसे भी करके साहिल शुक्ला जो अंधविश्वासी होता है इतना कि उसके हाथ में वो पकड़वाता है और उसके सीने पे लगाता है और ऊपर से अपना एक हाथ मारता है उसके हाथ पे और जो चाकू रहता है वो सौरभ के सीने के आर पार हो जाता है। और देखते ही देखते फिर उसके बाद वो सौरभ के दोनों हथेलियों को काट देता है और उसके सर को भी उड़ा देता है और एक बैग में उसके सर और उसके हथेली को रख लेता है और अपने रूम पे लेके चला जाता है, जो घर में थोड़ा सा दूर पे उसका घर होता है। अब इधर मुस्कान उस घर में पड़ी हुई है, जिस बेड पे वो बैठी हुई है उस बेड के नीचे उसका पति सौरभ की लाश पड़ी हुई है। अब उसको डर भी लग रहा है। तब वो फिर साहिल शुक्ला को फोन करती है और बताती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। तब वो बताता है ठीक है, तुमको अगर डर लग रहा है तो तुम हमारे घर पे चली आओ और हमारे घर पे आके रात भर रुको। अब ये इधर से जाती है और साहिल शुक्ला और मुस्कान एक साथ में उसके घर पे रुकते हैं और सुबह के टाइम फिर से साहिल शुक्ला और मुस्कान अपने घर पर वापस आती हैं और आने के बाद पहले से ही घर में ड्रम रखा होता है और लाश के टुकड़े भी हो गए रहते हैं, सर अलग हो गया रहता है, हथेली अलग हो गई रहती है। उसके बाद वो मुस्कान को बोलता है कि जाके तुम सीमेंट की बोरी लेके आओ। एक सीमेंट की बोरी जब मुस्कान लेके आती है और जब उसमें वो लोग पानी मिला के ड्रम में डालते हैं तब बोलता है कि और जाके कुछ लेके आओ। फिर मुस्कान जाती है और सीमेंट की बोरियां लाती है और पानी मिला के घोला बनाकर ये लोग उस ड्रम में डाल देते हैं और उसी में सौरभ के लाश के टुकड़े भी डाल देते हैं और ऊपर से ढप्पक बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद लगभग 4 मार्च की शाम अब होने वाली रहती है। फिर यहाँ से ये लोग एक कैब बुक करते हैं और 14 दिन के लिए ये लोग शिमला चले जाते हैं। और शिमला जाने के टाइम जो मुस्कान के पास पैसे रहते हैं, सौरभ के जो पैसे रहते हैं वो लगभग 84,000 कैश रहते हैं। जब इन लोग का पैसे खत्म हो जाते हैं यानी कि 14 दिन बाद 18 मार्च को पहली बार मुस्कान को अब पैसे की जरूरत पड़ती है। तब उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं पैसे कैसे निकालूं सौरभ के अकाउंट से। तब वो अपनी माँ को फोन करती है और पूछती है कि माँ, सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना है, मैं क्या करूं, कैसे निकलेगा। और उस टाइम सौरभ के अकाउंट में कुल 6 लाख रुपए थे। तब उसकी माँ पूछती है कि ये बताओ तुम लोगों तो, तब उसकी माँ बोलती है तुम और सौरभ जब एक ही साथ में गए हो और वहीं पे एक ही साथ में घूम रहे हो, अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो तुम सौरभ से मांग लो, तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो। तभी अचानक मुस्कान अपनी माँ से हल्के आवाज में कहती है सौरभ इस दुनिया में नहीं है और वो मर चुका है। फिर वो पूरी आपबीती सुना देती है। तब उसकी माँ को पता चलता है कि कुछ साल पहले इन लोगों में झगड़ा हुआ था डाइवोर्स देने के लिए और सौरभ बता भी रहा था कि उसकी पत्नी अच्छी नहीं है। तुरंत सौरभ के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे
पूरी कहानी सुनाते हैं कि हमारा दामाद जो है सौरभ बहुत अच्छा था और हमारी बेटी ने उसके साथ में कुछ ना कुछ तो गलत किया है, और क्या किया है, कहाँ पे उसको लाश को क्या किया मालूम नहीं। अब वो आएगी तो पता चलेगा। अब पुलिस इधर एफआईआर लिख लेती है उनके कहने पे, और तुरंत ये तो इत्तेफाक से 18 मार्च की शाम को मुस्कान और साहिल शुक्ला भी, पैसे खत्म हो गए रहते हैं, वो लोग भी घर पे आ जाते हैं। और जैसे घर पे आते हैं वैसे ही पुलिस उन लोग को पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद उनसे जब पूछताछ होता है तो मुस्कान अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और ये जो साहिल शुक्ला रहता है ये भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब दोनों जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद साहिल शुक्ला से पूछा जाता है, ये बताओ तुम क्यों उसके पति को मारने के लिए या मरवाना चाहते थे या मारे? तब साहिल शुक्ला बताता है कि मैं मुस्कान को पसंद करता था और मेरी माँ भी मुस्कान को पसंद करती थी, इसीलिए मैं सोचता था कि मैं मुस्कान से शादी कर लूंगा और सौरभ की जिंदगी से हमेशा के लिए उसको हटा दूंगा। अगर सौरभ से वो तलाक लेती तो मेरा घर बाजू में है, सौरभ कुछ ना कुछ परेशान करता है, इसके लिए मैं उसे मार दिया या मरवाना चाहता था। अब पुलिस फिर बाद में उससे लड़की से भी, जो मुस्कान थी, उससे भी पूछा कि तुम ये बताओ, अगर तुम साहिल शुक्ला से शादी करना चाहती थी या उसके साथ में रहना चाहती थी तो तुम तो अपने पति को डाइवोर्स भी दे सकती थी। जो सौरभ था वो तुमको तो तलाक देने के लिए भी तैयार था, डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार था, तो तुम उसको डाइवोर्स दे देती, फिर उसके बाद तुम साहिल शुक्ला से शादी कर लेती। लेकिन उसके बाद जो मुस्कान जो बात बोली वो पुलिस वाले भी सुन के दंग रह गए। मुस्कान बोली, मैं कभी भी साहिल शुक्ला से शादी नहीं करती, बस वो मुझे अच्छा लगता था, उसके साथ में रहना अच्छा लगता था और मुझे जो चाहिए था वो उससे मिलता था, लेकिन मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो लड़का साहिल शुक्ला जो इसको उस्काया, जो इसके पति को मरवाया, वो ये सोचता था कि मुस्कान उसको पसंद करती है, और इधर जो मुस्कान थी वो उससे कभी शादी ही नहीं करती। तो ये लोग, एक आदमी का जो भला आदमी था सौरभ, उसका इन्होंने जान ले ली, और उसके बाद अब इनके साथ में जिंदगी भर ये लोग जेल में रहेंगे। लेकिन अगर इन लोग का पकड़े नहीं जाते, अब बाद में अगर साहिल शुक्ला मुस्कान से बोलता कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो, मेरे साथ में रहो, अगर पुलिस नहीं पकड़ी होती, इन लोग का भंडा नहीं फूटा होता, तो शायद अगला बारी मुस्कान की होती। क्योंकि जो आदमी उसके पति को मरवा सकता है शादी करने के लिए, अगर बाद में मुस्कान पलट जाती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम ऐसे हो या वैसे हो, तो शायद फिर से एक नया क्राइम होता। लेकिन नया क्राइम होने से पहले पुलिस ने ही इन दोनों को पकड़ लिया, तो अब इन लोग दोनों हमेशा जेल में रहेंगे। कैसे एक पत्नी ने एक बेटी के सर से पिता का साया छीन लिया, और इधर कानून ने उसको उम्र भर के लिए अपने साथ में लेकर चली गई। तो ये थी कहानी मेरठ की और साहिल शुक्ला की। जो साहिल शुक्ला था उसके और भी बारे में पता चला कि उसके रूम में जिधर वो रहता था वो अलग अलग चित्र टाइप का था, वो एक अलग टाइप का ही आदमी था। उसके बारे में जो और भी बातें हैं, जो कहानी है, मैं अगले पार्ट में आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। आप लोग सोच सकते हैं कैसे एक पत्नी कितना नीचे गिर सकती है। वो चाहती तो उससे दूर हो सकती थी, उसको डाइवोर्स दे सकती थी, लेकिन उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची। उसके बाद 14 दिन तक उसी की लाश छुपाकर जाके शिमला मनाली घूम कर भी आई, लेकिन शायद जिंदगी में अब कभी वो बाहर निकल नहीं पाएगी। सरकार से यही गुजारिश है, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो साहिल शुक्ला जो उसका साथ दिया है, और जो लोग भी इनके साथ में है और जिन्होंने भी इनका साथ दिया है, सब लोगों के ऊपर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इस कहानियों के माध्यम से सबको सचेत करना है और सबको आगाह करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।